देखिए, ब्राह्मण का ही रचा हुआ ये सारा चक्रव्यूह है कि ब्राह्मण को लगा कि जब ये उंगलियां है, जब तक ये आपस में उंगलियां बटी हुई है तब तक हम राज कर सकते हैं, और अगर ये एक हो गई तो ये मुट्ठी बन जाएगी और ये पावरफुल हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमें उस टाइम पता नहीं, शुरुआती दौर में। हाँ जी, क्यों कहीं ना कहीं से तो इंसान अवेयर होता है, कोई ना कोई उसको बताता है, तब वो समझ पाता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं। आज भारतीय समाज निर्माण संघ के तत्वाधान में दिल्ली में एक कार्यक्रम किया जा रहा है और महिलाओं को समर्पित है। उद्घाटन भी महिलाओं के माध्यम से हुआ, मंच संचालन भी महिलाएं कर रही हैं और मंच पर वक्ता भी महिलाएं हैं। मेरे साथ प्रिया हैं, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है, ज़बरदस्त वक्तव्य दिया है, पाखंड अंधविश्वास की कमर को तोड़ते हुए वक्तव्य दिया है। डर नहीं लगता, हिंदुस्तान में रहती हैं, हिंदुस्तान कहा जाता है और आप हिंदुओं के खिलाफ बोलती हैं। सबसे पहली बात तो ये जो अब लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत देश है, और हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए इस देश का नाम हिंदू बना दिया गया है, और आजकल की जो सरकारें हैं वो हिंदुत्व बनाने के लिए जुटी हुई हैं। लेकिन हम लोगों को ये समझना होगा कि यही हम लोगों के जो एनिमीज़ हैं, ये कह लीजिए कि यही हैं जिन लोगों ने हमें इतने सालों तक पिछड़ा रखा, हमें पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार नहीं दिया, और हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए किया है उसको हमें सिक्योर करके रखना है, प्रोटेक्ट करना है और उसी को आगे लेके जाना है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जब अकेले बाबा साहब इतने सारे स्वर्णों से लड़ सकते हैं तो हम तो बहुजन समाज कहलाते हैं, और हम जब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है और हम जीतेंगे भी। आपका कहना है, जैसा प्रस्तावना में लिखा है संविधान की, इंडिया डेट इज़ भारत, तो भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस तरह का प्रारूप होना चाहिए वर्तमान की स्थिति को देखते हुए? वर्तमान की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि कैसी है, और महिलाओं को किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है। मणिपुर का इंसिडेंस हम ले सकते हैं। तो सबसे पहली मेरी जो भारत की कल्पना है वो यही है कि मेन और विमेंस में किसी भी तरीके की डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, वो आपस में बटे नहीं होने चाहिए। जिस रिस्पेक्ट से मेन को देखता है दूसरे को, उसी रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ उनको विमेंस को भी आगे लेकर आना चाहिए और देखना चाहिए। और इसकी शुरुआत जो होनी चाहिए वो हमारे घर से होनी चाहिए। जब घर में ही विमेंस के साथ इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं किया जाएगा तो हम बाहर के लोगों से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी इक्वल मानेंगे विमेंस को। क्या लगता है, महिलाएं तो लाखों की संख्या में बाबाओं के डेरे में जा रही हैं, अपने आप को खाली प्लॉट सुनकर उनको हंसी आ रही है, ताली बजा रही हैं। ये शिक्षा की कमी कही जा सकती है कि इतने सालों से उनको इसी तरीके से नर्चर किया जा रहा है कि वो इन सब चीज़ों को आंख बंद करके विश्वास कर रही हैं। तो जब तक वो एनलाइटेंड नहीं होगी, जब तक उनमें शिक्षा का संचार नहीं होगा, वो अपने हक को नहीं पहचानेंगी, वो नहीं जान पाएंगी कि इन्हीं सब को वेपन्स की तरह यूज़ करके इस अंधविश्वास को उनको धकेला जा रहा है उस चार दीवारियों के बीच में, और यही सारी चीज़ें उन्हें हिंडर कर रही हैं, उनकी डेवलपमेंट को हिंडर कर रही हैं। तो जब तक ये नहीं हो पाएगा, और इस अंधविश्वास से निकलने का एक सबसे अच्छा वेपन ये है कि उनको एजुकेट करें, एजुकेशन के साथ साथ उनको ये फ्रीडम भी दे कि वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकें। तो वर्तमान में एक तो बहुजन राजनीति, और बहुजन राजनीति में महिलाओं की स्थिति कैसे देखते हैं? वैसे तो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं और पार्लियामेंट में भी बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, लेकिन हमने देखा है कि जितना रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग भी महिलाओं को नहीं देखने को मिलती है हमें पॉलिटिक्स में। पहली बात तो यही है कि लोग सोचते हैं कि ठीक है पढ़ाई लिखाई तक तो, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत जल्दी कर लिया जाता है। तो विमेंस को लोग ऐसी जगह से बचाते हैं, वो सोचते हैं कि बस पढ़ाई लिखाई करें और या तो टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, इस तरीके के फील्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ जब हम इक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं तो हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए। उनको पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, अगर वो कुछ भी करना चाहती है तो इसको इस चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए। इस बात का हमें नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा। समाज के पास तो कुछ ना कुछ कहने के लिए हमेशा होता ही है, लेकिन हमें अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर रखना चाहिए। आपको नहीं लगता वर्तमान में जो सरकार है
वो सदन में पूर्ण बहुमत से है, दोनों सदनों में। और महिलाओं की बातें कर रही हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा वो नारा भी दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों सदनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए। महिलाएं इस ओर आवाज़ भी नहीं उठा रही है। हाँ जी, तो बात यही है कि महिलाएं नहीं बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी जो सीट है, कुर्सी है, उससे ज़्यादा उनको लगाव है। और ये बात भी कहीं ना कहीं सत्य होती है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हों। लेकिन उनके लिए पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो एक विमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसके नाते उनको विमेंस की बात आगे लानी चाहिए। जैसे कि अभी हम इंसिडेंट देख रहे हैं मणिपुर में, जो भी विमेंस के साथ हो रहा है, उसमें कोई भी बोलने के लिए राज़ी ही नहीं है। जब हाँ जी, महिलाएं ही बोलने के लिए राज़ी नहीं है। हाँ जी, तो जब तक हम खुद के लिए नहीं बोल पाएंगे तो जो हम ये कहते हैं कि विमेन जो मेंस हैं वो हमें प्रायोरिटी नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अरे जब आप अपनी समाज की या अपने जैसी विमेंस के लिए नहीं बोल रही हैं तो आप सामने वाले से एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक्सपेक्ट कि वो भी आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है या बोल सकता है, आपकी सपोर्ट कर सकता है। क्या लगता है किस तरीके से जागरूक किया जाए इस देश की महिलाओं को, खासकर बहुजन समाज की महिलाओं को? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक भी देश की महिलाओं की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन बहुजन समाज की महिलाएं ही अपने महापुरुषों को नहीं जानती हैं। तो सबसे पहले यही है कि हमें अपने इतिहास को समझना होगा। कई लोग हमारे भी रिलेटिव में ऐसे रिलेशन में लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि बाबा साहब था कौन, ठीक है, कौन थे, उन्होंने क्या किया। उनको ये भी नहीं पता कि जिन अधिकारों का आज वो यूज़ कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन लेकर वो नौकरी पा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो रहा है, ये किस इंसान की वजह से है। तो पहले हमें अपने दलित साहित्य को पढ़ना होगा, ये हमें उनको बताना होगा कि किस वजह से आप लोग इतने डेवलप हो पाए हैं। पहले तो गरीबी में जीवन जीते थे, अनएजुकेटेड थे, लेकिन किस वजह से आप एजुकेशन जो थोड़ी बहुत आज ले पा रहे हैं वो किस की बदौलत हैं आप। तो उनसे हमें उनको परिचित कराना होगा। ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, इन सब चीज़ों के बारे में बताना होगा। फिर शिक्षा के अधिकार से उनको अवेयर कराना होगा कि आपको शिक्षित होना चाहिए, तब जाकर वो अपने जो ये नैरो माइंडेडनेस उसको ब्रॉड कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे पर्सपेक्टिव से खुद को और समाज को देख पाएंगे। और फिर अंधविश्वास को कम करना भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा जब वो एजुकेटेड हो जाएंगी। आपको कब से बाबा साहब के विचारधारा के बारे में पता चला, हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, ज़्यादा पूजा पाठ में तो मैं शुरू से ही नहीं थी, लेकिन बी सिंह सर का एक कैडर हुआ था जहाँ पे वो 8 डेज़ का कैडर लेते थे आज से 5-6 साल पहले। तो जब से ही हमारा ब्रेन वॉश करने का एक तरीके से उन्होंने काम किया, जो हमारे दिमाग से जो गंदगी थी उसको हटाया। और आप मानती हैं कि आप हिंदुत्व की तरफ थी पहले? हाँ, क्योंकि हमें उस टाइम पता नहीं, शुरुआती दौर में। हाँ जी, क्यों कहीं ना कहीं से तो इंसान अवेयर होता है, कोई ना कोई उसको बताता है, तब वो समझ पाता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस लाइफ में और वर्तमान की लाइफ में दोनों में क्या परिवर्तन है, क्या चेंजेस हैं, क्या किस तरह का व्यवहार में परिवर्तन है? बहुत ही परिवर्तन है। मैंने अभी बताया कि मेरी जो मेडेन स्पीच थी वो यहीं थी, इसी अशोका हॉल में थी, और तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है हमारे बिहेवियर में। अब मैं हर सेशन में जाती हूँ और इसी तरीके से अपने थॉट्स को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती हूँ, और जो भी हमारे रिलेशन में है उनको ये बताने के लिए एफ़र्ट्स लगाती हूँ कि हमारा जो समाज है किस तरह से वो पिछड़ा हुआ है और महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। हमें जागना होगा, और जब तक हम खुद में चेंज नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों से ये नहीं बोल सकते कि आपको चेंज होना है। चेंज स्टार्ट विद योर सेल्फ, एंड जब आप चेंज हो जाओगे तभी आप दूसरों से कहने लायक हो कि आपकी विचारधारा गलत है, आपको इस विचारधारा को प्रोफेस करना चाहिए, प्रोपगेट करना चाहिए। तो तब से लेके अब तक काफ़ी डिफरेंस है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पहले स्टेज फोबिया था, अब नहीं है। अब पहले जो भी हमारे रीति रिवाज पाखंड थे उनको थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फॉलो करते थे, अब वो बिल्कुल ही हमारी दिनचर्या से हट गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिवाद मिटाने के लिए एक शब्द निकाला था कि इंटरकास्ट मैरिज की जानी चाहिए, उस पर आपका क्या विचार है? इंटरकास्ट मैरिज वो तो मैं आप सबका पर्सनल मैटर मानती हूँ, लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है तो मुझे नहीं लगता है कि उससे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बावजूद ऑनर किलर्स
किलिंग जो है वो बढ़ रही हैं। वो जो हिपोक्रेसी है वो हमारे समाज से जा नहीं रही है। वैसे तो हम यहाँ आकर बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम सारी जातियों को एक मानते हैं और हम सब एक है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ है कि हम अभी भी जातियों में बटे हुए हैं और हमें शादी एक ही अपनी ही जात के लोगों से करनी चाहिए। तो ये जो हिपोक्रेसी की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, डबल फेस, उसको अपनी लाइफ से निकालना होगा और तभी ऑनर किलिंग जैसी इंसिडेंट्स कम होंगे। आप जानती हैं ब्राह्मण समाज ब्राह्मण क्यों है? ब्राह्मण के अलावा उसमें जातियों की बात क्यों नहीं होती है? क्षत्रिय समाज क्षत्रिय क्यों है, राजपूत क्यों है, उसमें भी जातियां हैं, उनकी जातियों की बात क्यों नहीं होती है? वैश्य समाज बनिया समाज हमारा क्यों है वो बनिया, उसके अलावा कोई दूसरी जाति की बात नहीं होती है। लेकिन जब हम चतुर्थ वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी में आते हैं, तो तुरंत जातियाँ पीछे लग जाती हैं। इसकी वजह जानती हैं? देखिए, ब्राह्मण का ही रचा हुआ ये सारा चक्रव्यूह है कि ब्राह्मण को लगा कि जब ये उंगलियां है, जब तक ये आपस में उंगलियां बटी हुई है तब तक हम राज कर सकते हैं, और अगर ये एक हो गई तो ये मुट्ठी बन जाएगी और ये पावरफुल हो जाएंगे। उसकी दूसरी वजह भी है क्योंकि ब्राह्मण कभी भी अपने गोत्र में अपनी जाति में शादी नहीं करते हैं, क्षत्रिय भी नहीं करते हैं, वैसे भी नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग कब सुधरेंगे? हम लोग तभी सुधरेंगे जब हमें अपना इतिहास पता होगा और पता होगा कि हम किस जो हमारा पास्ट था उससे किस तरीके से चेंजेस होते होते हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पहली बात तो यही है कि लोग जागने के लिए तैयार नहीं है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो सो रहे होते हैं और एक सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। जो सो रहा है उसको जगाना इजी है बजाय कि उसके जो सोने की एक्टिंग कर रहा है। तो कुछ लोग जो सो रहे होते हैं उनको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं उनको जगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके प्रयास में हमारा जो संगठन है वो लगा हुआ है और एट द एंड हम पॉजिटिव सक्सेस की बहुत साहब के बारे में क्या कहेंगे? वीर सिंह बहुत साहब के बारे में, वो इस पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं, एक करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में वो सफल भी हुए। बिल्कुल सर, जब मैं आज से 3-4 साल पहले जब मैंने यहाँ स्पीच दी थी तब आधे से भी कम संख्या में विमेंस थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इक्वली विमेंस का पार्टिसिपेशन है। तो वीर सिंह सर तो हमेशा से ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी रहे हैं मेरे लिए स्पेशली, और हम जैसी बहुत सारे विमेंस के लिए। और जब भी वो घर आते हैं, हम मीटिंग में मिलते हैं, तो वो हमेशा बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिलते हैं और विमेंस के पर्सपेक्टिव की, विमेंस के पार्टिसिपेशन की वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। मेंस के साथ साथ विमेंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं। तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक बहुत ही इंस्पायर पर्सनालिटी है, मेरे मेंटर हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही काम करते रहे और हम उनका कंट्रीब्यूशन करते रहें। साथियों, प्रिया ने बड़ा बेबाक इंटरव्यू दिया है। माननीय वीर सिंह बहुत साहब के संरक्षण में प्रिया जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, युवतियां हैं जो निकलकर मुखर होकर अपनी बातों को रख पा रही हैं और कहीं ना कहीं पाखंड अंधविश्वास की कमर को भी तोड़ने का ये काम कर रहे हैं। प्रिया के पूरे इन साक्षात्कार से आपको क्या लगता है, किस तरह की चर्चा हुई है, कहाँ तक आप समझ पाए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आज हूँ दिल्ली कैंट में, जहाँ से आपको ये पूरे दिन की खबर दिखा रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जय।